क्लैट पीजी के एग्जाम को 5 महीने से भी कम रह गए हैं और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कैसे मैं अपने रीसेंट केस लॉस को प्रिपेयर करूंगा, कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करूं 5 महीने में, कैसे मैं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को तैयार करूं, क्या सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा भी, क्या था लास्ट ईयर का पैटर्न, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे। एंड गाइस, हम लोग दिसंबर और जनवरी के महीने में 2 ऑल इंडिया मॉक पेपर्स कंडक्ट करवाने वाले हैं क्लैट पीजी के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सो उनकी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मीडियम्स पे हमसे जरूर कनेक्टेड रहें ताकि आपको उसकी जानकारी मिल पाए। अब चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्लैट पीजी 2022 के लिए पेपर पैटर्न आपका क्या होगा। जो आपका पेपर है दोस्तों वो होगा 150 मार्क्स का एंड द ड्यूरेशन फॉर द एग्जाम विल बी 2 आवर्स। आपका जो पेपर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जिसमें कि जो पहला सेक्शन है दैट शैल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन, जहां पे आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फॉर 1 मार्क ईच, और अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। उसके बाद आपका जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पोर्शन। ये होगा आपका 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 2 ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस लिखने हैं फॉर 25 मार्क्स ईच, और इसमें आपको 800 वर्ड्स के 2 आंसर यहाँ पे लिखने होंगे, जिसमें कि लॉ और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। अब इसमें मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये जो पार्ट है सेकंड वाला सब्जेक्टिव आंसर वाला, ये इस बार के पेपर में होगा या फिर नहीं होगा, तो इसका जवाब ये है कि सब कुछ कोविड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोविड-19 का प्रभाव रहता है तो फिर से हो सकता है कि 2020 और 2021 की तरह फिर से ये पार्ट ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोविड का प्रभाव नहीं रहता है तो जहां तक है तो गारंटीड ये वाला जो आपका पार्ट है वो पेपर का हिस्सा आपका होगा। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन अपनी रोकिए मत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए इस पेपर के लिए, तो वो ये है कि जो आपको जो पहला पार्ट है ना मल्टीपल चॉइस वाला, उसके अंदर आपको 40% मार्क्स स्कोर करना बहुत जरूरी है और 35 इन द केस ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तभी आपका जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है ना, आंसर वाला पोर्शन, तभी वो चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप 40% मार्क्स कम से कम स्कोर करिए, और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्टिव आंसर वाला पोर्शन है ना वो एक रैंक डिसाइडेड है। वो पार्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या रैंक आपकी आती है, बिकॉज पहले ये चेक होगा उसके बाद ये चेक होगा। तो इसमें आपका जो परफॉर्मेंस है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या इसके अलावा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए पैटर्न्स रिलेटेड, तो उसके लिए आपको एक पहले कहानी समझनी पड़ेगी जो कि है कंफ्यूजिंग पैटर्न की, जो कि 2019 से क्लैट ने थोड़ा सा यहाँ पे जो कंफ्यूजन रखा है पैटर्न को लेकर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन की। जो सब्जेक्टिव पोर्शन था ना दोस्तों दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 में क्या हुआ कि जो पैटर्न था उसके अंदर आंसर राइटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, पर उसके बाद कोविड के चक्कर में 2020 और 2021 में इस चीज को वापस इंट्रोड्यूस नहीं करा गया। और उसके अलावा जो हम लोग दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की, ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी चेंज करा जा रहा है 2020 से, लगातार लगातार चेंज किया जा रहा है। 2020 में घोषणा ये हुई कि हम लोग अब ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मतलब आपका एक ऐसे आएगा और उसमें हर जो ऐसे होगा उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन ईच मिलेंगे जो कि ऐसे के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। उसके बाद 2021 में क्या करा गया, इस पैटर्न को दोबारा चेंज करा गया, जहां पे यहाँ पे 120 क्वेश्चंस के लिए क्या कहा जाता था कि आपके 12 पैसेज होते थे और आपको उसमें से पूछे जाते करीब 10 क्वेश्चन ईच, मतलब 120 टोटल। 2021 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 20 पैसेजेस दिए और उसमें से हर उसके लिए 6 पैसेजेस इन्होंने बना दिए। तो यहाँ पे जो कि पेपर थोड़ा सा छोटा था तो यहाँ पे पेपर इन्होंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया 2021 में। तो यहाँ पे ये चीज बहुत देखने वाली चीज है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर पेपर पैटर्न को लगातार चेंज कर रहे हैं और किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस इन लोग का रहता है। तो उसके बेसिस पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। वो समझने के लिए पहले हम लोग को 2020 का और 2021 का जो पेपर है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में करने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें 2020 के पैटर्न के बारे में, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो पेपर है वो हाफ डिवाइडेड है। आधा डिवाइडेड है रीसेंट केस लॉस के ऊपर और आधा डिवाइडेड है स्टैटिक पोर्शन के ऊपर, लेकिन इसमें भी स्टैटिक पोर्शन में भी रीसेंट केस लॉस का हैवी एम्फेसिस रहा है। आप बात करो सिद्धा राजू की, प्रशांत भूषण की, के एस पुट्टास्वामी की, अनुराधा भसीन की, ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए केसेस थे। उसके बाद आप बात करो डॉक्ट्रिन रिलेटमेंट एक्सपेक्टेशन पे एक क्वेश्चन आया था, सीजीआई मास्टर रोस्टर केस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसके अलावा लेबर लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन था। आप बात करो यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए 2 पैराग्राफ आए थे, ये स्टैटिक पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। साथ में क्रिमिनल लॉ के ऊपर और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो स्टैटिक पार्ट था उस पर क्वेश्चन आए थे। और लास्टली आपका एक पैराग्राफ आया था शायरा बानो केस के ऊपर, जिसमें कि शायरा बानो केस के ऊपर जो क्वेश्चन से रिलेटेड वो पूछे गए थे। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो 12 पैसेजेस थे उसमें आपके जो 10 क्वेश्चन पूछे गए वो मोस्टली जजमेंट बेस्ड थे, कि आपको जजमेंट्स जो हैं उसकी डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को
कर पाओगे। इससे काम नहीं चलेगा कि आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लो, आपको एक-एक जजमेंट पे जाके पढ़ना पड़ेगा, किसने क्या बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फिर साथ में अगर आप ये देखोगे सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे ना इस पेपर के लिए, वो थे आपके फाउंडेशनल नॉलेज हर सब्जेक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस जितने आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो आपको पता होने चाहिए। साथ में आपके जो रीसेंट लैंडमार्क केसेस आए थे उनका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ में कंटेम्प्रेरी इश्यूज का भी, तभी आप इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते। उसके अलावा एक जो चीज़ और थी वो ये थी कि आप यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशंस थे उनको बिना पढ़े भी काफ़ी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े अगर आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो तो पेपर जो है आपका लेस लेंदी हो जाता है इन कंपेयर टू जब आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ता है। फिर अगर हम लोग बात करें 2021 के पेपर के बारे में कि उसमें क्या आया था, तो उसमें हम लोग पैराग्राफ वाइज चलने की क्या-क्या दिया गया था। जो पहला पैराग्राफ था, जो दूसरा पैराग्राफ था, वो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर रिलेटेड था। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ था, वो आपका बबीता पुनिया केस पे आया था। चौथा वाला आपका आया था डीबी बेसनेट केस के ऊपर। उसके बाद जो अगला केस था, वो था आपका एम मुरुगेसन के केस के ऊपर, जिसमें कि जो बेल था, बेल का प्रोविजन उस पे पूछा गया था। काफ़ी मतलब इस बार जो पेपर था 2021 का, उसमें बेल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे सीआरपीसी के पूछे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो इंपॉर्टेंट जजमेंट था विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का, वो पूछा गया था। फिर पादिया टिम्बर का जो केस था, इसको कम से कम 2 बार पूछा गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर। इसके 2 पैराग्राफ आए थे। साथ ही में एक जो जजमेंट है आपका कॉमन कॉज का इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक आपका पैराग्राफ आया। फिर इसके बाद देखें हम लोग तो उसके बाद अगला केस आया था एम विजय भास्कर के ऊपर। ये भी आपका जो इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर रिस्ट्रेंट लगाया था मार्क्स कमेंट करने से, उसके ऊपर बेस था। फिर अगला जो था वो था आपका बेल के ऊपर, फिर से जो 10वां पैराग्राफ था। 11वां वाला आपका सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी पे बेस था। 12वां पैराग्राफ आपका बेट था 237th लॉ कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट और डिग्रेडेशन और पनिशमेंट के जो पूरे लेजिस्लेशन आए थे यूएन के, उसके बारे में बात किया गया था। उसके बाद जो 13वां पैराग्राफ था वो था लॉ ऑफ एक्सट्राडिशन पे। 4वां वाला आपका गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीज एक्ट के ऊपर आया था। गीता हरिहरन का केस भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट से लिया गया था। फिर अगला वाला थोड़ा सा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे अगर कंपनी लॉ के क्वेश्चंस पूछे गए थे हल्के फुल्के। अगला वाला आपका मिसयूज ऑफ पीआईएल पे आया था। और लास्ट के आपके जो 4 पैराग्राफ थे वो आपके विकास कुमार केस के ऊपर आए थे। सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम का केस था ये। अगला जो था वो था सुशीला अग्रवाल के जजमेंट के ऊपर, थोड़ा सा इसका बेस था। बेल का ही क्वेश्चन ये भी आया था। फिर जैसे मैंने कहा था पादिया टिम्बर के ऊपर एक और पैराग्राफ आया था। और लास्टली आपका एनवायरमेंटल लॉ का एक पूरा पैराग्राफ आया था। तो ये सब देख के अगर आप हम लोग ये देखें कि जो परसेंटेज रहा है सारे क्वेश्चंस का वो क्या था, तो आप ये देखोगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना यहाँ पे उन पे बराबर फोकस है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 17 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस 14 क्वेश्चन, कमर्शियल लॉ 18 क्वेश्चन, फैमिली लॉ में 12 क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ में आपका सीआरपीसी पे काफी ज्यादा फोकस थे इस बार क्लैट का, तो इसमें 32 क्वेश्चन टोटल थे। इन्वायरमेंटल लॉ के 6 क्वेश्चन और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 15 क्वेश्चन, मिसलेनियस आप कह लो 6 क्वेश्चन थे। तो इन सब चीज से हमें ये समझ में आता है कि जो क्लैट पीजी 2021 का पैटर्न है वो काफी हद तक बैलेंस्ड है इन कंपेयर टू 2020। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन्स के ऊपर, तो 2021 के जो पैटर्न था उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो कि क्या क्या पूछा गया था। कुछ पैसेजेस आपके आए थे वो थे आपके रीसेंट लैंडमार्क केसेस पे, जैसे कि आप अगर बात करो सुशीला अग्रवाल जजमेंट की या फिर कॉमन कॉज जजमेंट की। फिर कुछ जो क्वेश्चंस आए थे वो थे अमेलगमेशन बिटवीन द रीसेंट टॉपिक्स और जो लैंडमार्क केसेस है वो, मतलब एक आपका जैसे मान लीजिए पादिया टिम्बर केस है, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस था, स्टेट्यूट के ऊपर, या फिर आप सुशीला अग्रवाल केस की बात करो तो उसमें बेल के ऊपर, प्रोविजन के ऊपर फोकस था। तो उससे आपको ये पता चलता है कि जो केस आया है उस केस के अंदर जो आया मैटर उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो केस में स्टेट्यूट रेफर हुआ है उसको आपको पता होना जरूरी है। और जो लास्ट पे पार्ट था वो था आपका स्टैटिक पार्ट, जो कि सीधे सीधे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए थे आपके, जो आप बेसिकली सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसके बेसिस पे। तो ये सब देखते हुए हम लोग ये और चीज एक देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ आए थे 2021 के पेपर में वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे आपका राहुल मोदी वाला पूरा पैराग्राफ आया था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, कि वो कंपनी लो 212 और 213 के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो कंसोर्शियम उसने काफी बैलेंस अप्रोच लिया है कि उन्होंने ना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ना ज्यादा ज्यूरिस्प्रूडेंस पे फोकस देते हुए काम करा। यहाँ पे उन्होंने जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स थे उनको बराबर से लेके चले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और ये भी थी कि जो पेपर था ना वो काफी ट्रिकी था। कुछ पैराग्राफ ऐसे थे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे टॉपिक, जैसे अर्नब गोस्वामी वाला जो पैराग्राफ था सेकंड वाला, उसके अंदर लिबर्टी प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे गए लेकिन अर्नब गोस्वामी केस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी देखने वाली थी। साथ ही में यहाँ पे जो पैराग्राफ थे वहां पे आपको
कुछ पैराग्राफ से पढ़ने की जरूरत थी पैराग्राफ को, तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर पाते इन्फ्रेंस बेसिस पे, और कुछ पैराग्राफ ऐसे थे जो कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए भी दिए हुए थे। तो फिर ये जो पेपर था ना, ये थोड़ा लेंदी भी था और थोड़ा कठिन भी था कंपेयर टू 2020 पेपर। इसके बाद अगर हम लोग एक कंक्लूजन निकालें कि हमें इन सारी चीज़ों से क्या क्या समझ में आता है और कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करें इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उससे हमें 3 चीज़ें समझ में आती है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट है आपका फाउंडेशनल पार्ट यानी कि स्टैटिक पार्ट, जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है रिसेंट जो लैंडमार्क केसेस हैं और जो डेवलपमेंट्स उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करते हुए अपने फाउंडेशन की। दूसरा जो पार्ट है वो है रिसेंट लैंडमार्क केसेस का, यहाँ पे आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स आए हैं वो पढ़ने की और देखने की जरूरत है। और जो लास्ट है वो है आपका सब्जेक्टिव आंसर पोर्शन, बिकॉज अब कोविड के चक्कर में हो सकता है कि ये चीज पे फोकस ना हो, लेकिन तब भी अभी के लिए, अब जब तक हम लोग कह नहीं सकते कि कोविड का क्या प्रभाव आएगा पेपर के ऊपर, आपको अपनी प्रिपरेशन में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पोर्शन को काफी ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है। अब चलिए बात करते हैं कि स्टैटिक पोर्शन जो है उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन तरीका आपका क्या रहेगा। तो देखिए, जो क्लैट का पेपर है ना, या फिर जो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स का पेपर है, उसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पीआईएल हो गया, फैमिली लॉ हो गया, या फिर सीआरपीसी की भी आप बात कर लो, इन सब पे फोकस रहता ही रहता है, चाहे आप आईलेट की बात भी कर लो। तो आप अगर इस पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो फिर आपके जो बाकी जो पूरी चीजें हैं ना वो भी प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आपको इस पूरी चीज को बहुत ही सॉलिड तरीके से पढ़ना है। जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, सीआरपीसी, टॉर्ट्स, लेबर लॉ, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, तभी आपका ये पेपर निकलेगा। बिकॉज पहला आपका जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उसके ऊपर आप रिसेंट लॉ, जो आपके रिसेंट केस लॉज है, उसकी आप एक दीवार बना पाओगे, एक छत खड़ी कर पाओगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप कैसे, आप इसको पढ़ना है, आप कैसे पढ़ो, तो मैं आपको इसलिए तरीका ये बताता हूँ कि हर जो सब्जेक्ट है ना आपका, उसके अंदर आप 3 एस्पेक्ट पे फोकस करो। सबसे पहले आपकी जो बेयर प्रोविजन है उसमें, तो आप पहले जाओ बेयर एक्ट लो, बेयर एक्ट के अंदर खोलो, और जो उसका इंडेक्स है उसके अंदर जितनी भी चीजें उसको नोट करके पूरा रजिस्टर या फिर डायरी बना लो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर। फिर आप फोकस करो केस लॉज के ऊपर, जो केस लॉज दिए हुए हैं ना वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और लास्टली आपके जो रीसेंट डेवलपमेंट्स उनकी आप बात करो। रीसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर आप ये देखो कि जो भी केसेस रोजाना के बेसिस पे लिव लॉ पे या बार एंड बेंच पे आपको दिखाई दे रहा है, उनके अंदर कौन से ऐसे स्टेट्यूट्स हैं जिससे कि डील किया जा रहा है, और उसको आप नोट करते चलो कि भाई इस पर्टिकुलर केस में इस स्टेट्यूट से डील हुआ, तो मुझे यहाँ पर अपनी पढ़ाई में इस उसके दौरान ये नोट कर लेना है कि मान लो आईपीसी के अंदर मान लो 302 पर के इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, आप पता उसका नोट कर लो कि ये पर्टिकुलर चीज आई थी, बिकॉज इस पे क्वेश्चन तुरंत पूछा जा सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है पार्ट्स में, कि आप उसको कैसे पढ़ाई करो, तो उसके लिए तरीका ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप फैमिली लॉ की बात करो, उसके अंदर आपके 4-5 बेयर एक्ट्स आती हैं, तो इन बेयर एक्ट्स को पढ़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप हर बेयर एक्ट को इंडिविजुअली डिवाइड कर लो। साथ में अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आप उसको पार्ट डिवाइड कर लो, पार्ट 1 अलग पढ़ लो, पार्ट 3 अलग पढ़ लो, पार्ट 4 अलग कर लो, यूनियन एंड स्टेट का जो पूरा सब जुडिशरी का अलग कर लो, उसका अलग कर लो, और साथ में उसके रजिस्टर बनाते चलो। आप नोट्स बना रहे हो जैसे भी कर रहे हो, अब उसको पढ़ते चलो, और फिर जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो तब आप उसको अकॉर्डिंगली जो एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट करो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। आप एक रजिस्टर ले लीजिए और उस रजिस्टर के अंदर फिर अकॉर्डिंगली एक टेबल ऑफ इंडेक्स बनाइए। उसके अंदर आप पहले ये नोट करिए कि कौन सा पार्ट आज आपने पढ़ा, उसके बाद कितने एमसीक्यूज आपने उस पार्ट के लगाए, और कितने आपने सही करे, कितने आपने गलत करे, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस जो है ना उसको ट्रैक कर पाओ, और अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज लगाते जाइए। चाहे आपके पास कोई भी ऐसी बुक हो जिसमें कि सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप उस बुक का यूज करते हुए ही और एमसीक्यूज लगाते हुए ही आप जाइए इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिसेंट लैंडमार्क केसेस की, इसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसका कि आप यूज करके स्टडी करिए। ये सोर्सेज समझ लीजिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सोर्सेज अगर आप देख के चल रहे हैं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर केस या सोर्स नहीं जो कि आपका छूटेगा। सबसे पहला आपका सोर्स है वो है एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट। इसके ऊपर जितने भी रिसेंट लैंडमार्क केसेस आते हैं आपको उससे रिलेटेड ब्लॉग्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे, इसको तो आप जरूर देखिए। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है फैजान मुस्तफा सर की वीडियोस। अब देखिए इनके ऊपर पहले भी जो ये टॉपिक सर कवर करते हैं वो वैसे भी लीगल अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छे होते भी हैं, और साथ ही में इनसे क्वेश्चंस बने भी हैं, उठे भी हैं। फिर ये जो पूरी वीडियो सीरीज है इसको आप जरूर से फॉलो करिए। फिर बाद में जो आपका अगला पार्ट है वो है एससीसी ऑनलाइन का जो आपका ब्लॉग है वो। ये जो ब्लॉग है इसके ऊपर जितने भी आपके रीसेंट केसेस आते हैं रोजाना बेसिस पे आपको इसके ऊपर अपडेट्स मिल जाएंगे, तो इसको भी आप जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा गौतम भाटिया सर का ब्लॉग है वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप लाइव लॉ या फिर बार एंड बेंच का भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले ही लीजिए, जिससे कि आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से वो टॉपिक्स या फिर इश्यूज हैं जिसपे कि हमें पढ़ने की जरूरत है। आप एक ना किसी का एक आप ले लीजिए
सब्सक्रिप्शन अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो। लास्टली आप हमारे संभव लॉ के वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि हम लोग रिसेंटली जितने भी आपके लैंडमार्क केसेस आ रहे हैं या फिर जितने भी आपके स्टेट्यूट्स है सब पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं उसके लिए। फिर अगर हम लोग बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक केस लॉ के अंदर देखने की ज़रूरत है, तो आप ये चीज़ें नोट ज़रूर करते हुए जाइएगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं रिसेंट केस लॉ की। सबसे पहले नेम देख लीजिए केस का, उसका साइटेशन क्या है। फिर जो कोरम है जजेस का कि किस जज ने कौन सा कॉन्करिंग ओपिनियन दिया, किसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। अगर मान लीजिए कोई डिसेंटिंग ओपिनियन ऐसी है जो कि थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है, तो उसको आप ज़रूर से ध्यान में रखिए। फिर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है ना, उन पे आप फोकस करिए। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है पहला आपका ओवररूल जजमेंट। ओवररूल जजमेंट वो जजमेंट है जो कि पर्टिकुलर किसी के केस में ओवररूल हुआ हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लैंडमार्क केसेस की, तो लैंडमार्क केसेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो बेंच के केसेस होते हैं वो अगर किसी केस में आए हैं तो उसको आप नोट करते चाहिए। फिर उसके बाद जो लॉज इन्वॉल्व है किसी केस के अंदर, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी कि जब आप फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को नोट करते हुए चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो प्रिंसिपल्स या फिर डॉक्ट्रिन यूज़ की जा रही है उनका, और जो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है उसका एक पर्टिकुलर केस में क्या यूज़ रहा है वो आपको देखने की यहाँ पे कायदे से ज़रूरत है। चलिए अब ये बात करते हैं कि कैसे आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट, जो आपका आंसर राइटिंग पार्ट है, उसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए आपका जो यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर वाला पार्ट आता है, इसमें आपके आते हैं 5 क्वेश्चंस, ये 2019 के पैटर्न के हिसाब से है। तो आपके जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 800 वर्ड्स के आंसर्स यहाँ पे लिखने होते हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेसिटी हो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ आपका जो टाइम होता है वो टाइम आपके पास काफ़ी कम होता है, तो उसमें आपको बहुत तेज़ी से ये सोचना है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए अच्छा है, क्या है। तो ये सब वैसे जितनी बातें हैं ये मैंने एक वीडियो में दूसरी जो पहले मैंने इसकी बनाई थी वो उसमें सब बातें हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग चलिए ये बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है बेसिकली यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप अपना आंसर लिख रहे हो एग्जाम के अंदर, तो आपके पास होना चाहिए एक इंट्रोडक्शन जहाँ पे आप लिखोगे व्हाट, जो पर्टिकुलर इशू है उसके अंदर आप या तो उसके बाद कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उस पर्टिकुलर लॉ का या इशू का, या फिर आप उसके कंटेंट के बारे में लिखो अपने पहले के 150 वर्ड्स के अंदर कि वो पर्टिकुलर चीज़ है क्या, ताकि आप एक बेसिकली इंट्रोडक्शन दे पाओ। उसके बाद आप बात करो इश्यूज के अंदर वाई की, जो कंट्रोवर्सी पर्टिकुलर उस इशू ने क्रिएट करी है आप उसके बारे में बात करो। जैसे मान लो सीए एनआरसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सीए एनआरसी में पहले आप ये लिखो कि इंट्रोडक्शन क्या है भाई, ये जो लॉ ये पूरा था इसके ये बेसिकली आया कहाँ से, ये उसके बाद ये क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है आप इसके बारे में बात करो। उसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है आपका मेन बॉडी का। यहाँ पे आपको अपने खुद के या तो ओपिनियन लिखने हैं, आर्गुमेंट्स लिखने हैं उन सारे मैटर्स या कंटेंशन को लेके जो कि या तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो दोनों साइड्स हैं उनके आर्गुमेंट या फिर लिखिए, या फिर जो एक कोई डिसीजन अगर मान लीजिए कोर्ट ने दिया है इस पर्टिकुलर मान लीजिए केस में सीएनआरसी में किसी उसमें, उसके बारे में आप बात करिए, अपने ओपिनियन उसमें आप डाल सकते हैं। ये डिसीजन को आप सपोर्ट करते हो, उसके अगेंस्ट में हो, क्या उसमें कोई ऐसी रिलेवेंट केस लॉ है या फिर कोई जूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरी है, वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बात करो कंक्लूजन आप कैसे इसका करोगे, तो आप एक समराइज कंक्लूजन दे दो। 4 तरीके हैं बेसिकली, या तो एक समराइज कंक्लूजन दे दो जहां पे आप आर्गुमेंट्स और पर्सपेक्टिव्स की बात करो स्टेक होल्डर्स के, या फिर एक ऐसा कंक्लूजन आप दे दो जहां पे एक मिडिल ग्राउंड आप सीख कर रहे हो बिटवीन द आर्गुमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द जो आपके स्टेक होल्डर्स है उनके। या फिर एक आप एक ऐसा कंक्लूजन दे सकते हो जहां पे आप ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हो बाय पॉइंट्स एंड आर्गुमेंट्स ऑफ जो कोर्ट्स हैं या फिर जो पार्टीज या फिर जो जूरिस्ट है उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट बोला है, आप वहां पे अपने ओपिनियन को उस चीज से सपोर्ट करो। या फिर आप कोई ऐसा सजेशन दे दो जो कि एक मिडिल सोल्यूशन या ग्राउंड की तरह इस्टेब्लिश होता है, जो कि इंप्रूव कर सकता है जो करंट सिचुएशन है उसको बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ये बात करो कि सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज की इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपका स्किल बनता जाएगा। तो फिर आप एक रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर के अंदर आप बेसिकली हर रोज एक आंसर कम से कम लिखने की प्रैक्टिस आप करिए। उसके अंदर आप एक कोई टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक के ऊपर आप अपना जो भी आपको चीज़ें डालनी है जिस तरीके से मैंने बताया आप उस हिसाब से एक आंसर लिखने की रोज कोशिश करिए। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तभी आप एक तरीके से पेपर को अच्छे से कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।